नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। आज जो बड़ी घटनाएं हैं उनकी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लाहौल स्पीति के केलांग गए हुए थे और सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी जो स्कीम एक जिसका इंतज़ार प्रदेश की सभी महिलाओं को भी है और आज उसको लॉन्च किया गया है एक नए नाम के साथ। वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। 1500 रुपये हर महीने जो स्कीम एक लॉन्च की जानी थी, उस स्कीम को लेकर क्या क्या घोषणाएं आज मुख्यमंत्री ने की है, कितने लाख महिलाओं को ये लाभ मिलने वाला है जो हर महीने 1500 रुपए की राशि उनके खाते में आने वाली है। और लाहौल स्पीति के अलावा बाहर जो मेजर फिगर है 2,37,000 का, वो कौन है, वो आज जानकारी आपको देंगे। इसके साथ जो डीए 4% और मिलने वाला है और जो राज्य सरकार ने एक 4% का अनाउंसमेंट कर रखी है, उन दोनों में फर्क क्या है और हमारी पेंडेंसी बढ़ने का इसमें क्यों एक खतरा है, वो भी एक जो बात है आज करेंगे। साथ में कैबिनेट का जो एजेंडा है उसकी बात करेंगे। पेंडिंग रिजल्ट की सब कमेटी जो मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनाई गई है, जो अभी सरकारी कामकाज से अनफॉर्चुनेटली उनकी धर्मपत्नी के निधन के कारण सरकारी कामकाज से बाहर हैं, वो अपडेट आपको अलग से देंगे कि ये कैबिनेट सब कमेटी की बैठक कब होने वाली है। साथ में बात करेंगे मन की बात की जो आज प्रधानमंत्री ने की और क्यों ये आखिरी मन की बात होने वाली है, ये भी आपको बताएंगे क्योंकि आज पीएम ने खुद ही ये बात कह दी। उसके साथ साथ जो ओटीए एग्जाम है उसका शेड्यूल हमारे सामने आ गया है। वैसे इसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दे दी थी कि ओटीए की परीक्षा, क्योंकि ये कंडीशनल एक तरह से पायलट आधार पे हो रही है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण इसके साथ ये भी है कि जो ओटीए के टोटल एप्लीकेंट थे उनकी छंटनी हो गई है। रिजेक्शन लिस्ट जो है राज्य चयन आयोग की वेबसाइट पर भी आ गई है और उसके जो ऑब्जेक्शन है वो आप कब तक दे सकते हैं, कब तक आगे प्रक्रिया इसकी रहेगी, वो भी जानकारी आपको अलग से देंगे। इसके साथ जो टेंडर होना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, उस टेंडर की बात जरूर आज करेंगे क्योंकि इस टेंडर की का इंतजार इसलिए करना पड़ रहा है अभी भी क्योंकि जो भविष्य के लिए, क्योंकि एडसिल को जो काम दिया है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर फ्यूचर के लिए भी चीज़ें उस तरह की रखनी है, आगे रेगुलेट इस चीज़ को करना है, तो जो टेंडर है वो होना ज़रूरी है और उसकी आज अपडेट आपको ज़रूर देंगे। जेबीटी और शास्त्री नियुक्ति के मामले में ये बैच वाइज भर्तियों का जो मसला है वो है और इसको लेकर बड़ी सारी क्वेरीज हमारे तक आ रही हैं और उन क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए ये बात हम आज इसमें ले रहे हैं। आपको बताएंगे कि ओवरऑल इसमें सिचुएशन क्या चल रही है और किस तरह से आगे जो चीज़ें हैं वो इसमें रहेंगी। इसमें जेबीटी का भी है। वैसे तो कल हाई कोर्ट क्योंकि खुल रहा है, इससे रिलेटेड ये अपडेट ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। जहां तक बात बाकी मामलों की है, अब इसके अलावा शास्त्री के अलावा 980 पोस्ट कोड जो है ये ड्राइंग मास्टर वाला, इसको लेकर भी जस्ट एक क्वेरी थी। उस क्वेरी के हिसाब से हमने विजिलेंस से कुछ इनपुट लेने की कोशिश की। वो अपडेट आपको जरूर आज देंगे कि ये अपडेट है क्या और ये इस रिजल्ट को लेकर, क्योंकि इसके बारे में जो अपडेट आई थी वो आई थी फोरेंसिक से और फोरेंसिक के बाद इसमें नई चीज़ जो होनी है उसको लेकर अभी इंक्वायरी चल रही है कि इसमें आगे किस तरह से बात चलेगी या आगे मामला बढ़ेगा। इन सारी चीज़ों के साथ एक और महत्वपूर्ण अपडेट जो आपको इसके साथ देंगे वो है पॉलिटिकल। राजेंद्र राणा जो हैं उन्होंने आज सुजानपुर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक रखी हुई थी। यहाँ वो सरकार में नाराज चल रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। वैसे भी अभी आप देखिए, जब तक मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि एक सीट अभी मंत्रिमंडल में खाली है और उसके जो उस सीट को भरने को लेकर अलग अलग तरह की लॉबिंग चलती रहती है और इसीलिए दो सीनियर लोग सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा की अभी बात होती है। आज उन्होंने अपने वर्कर्स को संबोधित किया है वहाँ पर और वो भी राज्यसभा के वोट कास्ट करने शिमला आने से पहले, इसलिए ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी बात करेंगे। साथ में सुधीर शर्मा ने जो एक शिकायत दी थी उनके जान को खतरे की, उसके बाद उनके घर पर गार्ड लगा दी गई है और उनकी जो मूवमेंट है उसको मॉनिटर करने के लिए नए दिशा निर्देश पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं। वो अपडेट हम आपको देंगे। बंबर के केस में, बंबर ठाकुर के केस में भी एक अपडेट आपके सामने आएगी अभी और आपसे साझा करेंगे कि बंबर वाले केस में बीजेपी ने आज जो
जो बयान दिया है वो क्या है और उसमें क्या नई बातें कही गई हैं। साथ में राज्यसभा चुनाव और कल से जो बजट में कटमोशन है उनकी बात करेंगे और साथ में ये भी आपको बताएंगे कि जो मौसम अलर्ट है अभी वो क्या है। देखिए, कल हमने आपको बताया था मौसम के अलर्ट को लेकर और आज भी जो केलांग, कल्पा और मनाली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया है। -11 केलोंग में था, कल्पा में -7.2, मनाली -2.2। ये जनरली फरवरी एंड में ऐसा सामान्य तौर पे मिलता नहीं। कल से मौसम बदलेगा, येलो अलर्ट भी है कल से ही और उसके बाद 29 फरवरी और 1 मार्च को भी येलो अलर्ट उसी तरह से मौसम विभाग ने जो है वो व्यक्त किया है। इसके साथ जो अगली बात है अब उसकी बात कर लेते हैं, वो है कल से बजट सेशन और कटमोशन। मैंने आपको कल भी बताया था कि कटमोशन बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं बजट पर और ये 15 डिमांड्स जो हैं उनको लेकर है, 15 विभागों के जो हेड होते हैं उनको लेकर होते हैं ये। और इसमें ये डिमांड की गई है पूरे इन कटमोशंस में कि जो सरकार ने प्रावधान किया है या जो स्कीम अभी चल रही है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो पूरी तरह डिलीवर नहीं कर रही है, इसीलिए इसमें बजट कम कर दिया जाए। कल से शुरुआत होगी, 3 दिन ये कटमोशन चलेंगे। कटमोशन का जो रिप्लाई है वो सीएम डायरेक्टली, इसमें लास्ट में रिप्लाई नहीं होता लेकिन एक कटमोशन का रिप्लाई सरकार देती है और उसमें वोटिंग का भी प्रावधान होता है। और कटमोशन में अगर वोटिंग में सरकार हार जाए तो सरकार गिरने का भी एक विकल्प इसमें बीच में रहता है, रिस्क है इसमें, इसीलिए इसमें हाउस में अटेंडेंस को कंप्लीट रखा जाता है, कोरम का ध्यान दिया जाता है। दूसरी तरफ जो बजट में शेड्यूल जो लास्ट के 3-4 दिन का है इसमें भी बदलाव होने वाला है क्योंकि 29 को पहले बजट पारित होना था लास्ट डे, अब 28 को होगा जो प्रोबेबली लिस्ट बनी है। कल मुख्यमंत्री सदन के भीतर जब इसकी जानकारी देंगे सप्ताह की कार्यसूची की जो होती है तो उसमें पता लग जाएगा कि क्या चेंजेस हुए हैं। इसके बाद जो राज्यसभा चुनाव है वो 27 फरवरी को वोटिंग है सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और इसके लिए जो कांग्रेस ने दावा किया है 43 वोट्स का, 40 विधायक कांग्रेस के सदन के अंदर हैं, 3 निर्दलीय हैं, बीजेपी के पास प्रेजेंटली 25 हैं और उसके बावजूद कैंडिडेट दिया हुआ है। अभिषेक मनु सिंह भी, जैसा मैंने आपको बताया था, कल शिमला पहुंच गए हैं। कल उन्होंने सिसिल में डिनर रखा है सभी विधायकों के लिए, उसमें कांग्रेस विधायकों के साथ निर्दलीय भी बुलाए गए हैं और उसके बाद फिर जो 27 को सुबह 9 बजे से वोटिंग होगी, उस वोटिंग के लिए जो ऑथराइज एजेंट है पार्टी की तरफ से, कांग्रेस ने बनाया है जगत सिंह नेगी और संजय अवस्थी को, बीजेपी ने बनाया है सतपाल सत्ती और एक इनके साथ शायद राकेश जम्वाल हैं। और राज्यसभा चुनाव क्योंकि ओपन बैलेट सिस्टम होता है, इसमें सीक्रेट वोट नहीं होता, यानी कि वोट कास्ट करने से पहले जो जिसने वोट देना है उसने डिस्क्लोज करना है, उसने अपना जो ऑथराइज एजेंट है पार्टी का उसको डिस्क्लोज करना है वोट, और डिस्क्लोज करके ही वो वोट डाला जाता है। इसीलिए इस इलेक्शन में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती। मतलब यह है कि अगर एमएलए जो है वो वोट डिस्क्लोज करके डालता है तो वो वोट पड़ जाएगा और उधर ऑथराइज एजेंट उसको नोट कर लेगा कि ये किसको डला है। लेकिन अगर विधायक जो है बिना दिखाए वोट कास्ट कर देता है तो ऑथराइज एजेंट के पास ये राइट है कि वो उस वोट को इनवैलिड करा सकता है। और तीसरी इसमें ऑप्शन ये है कि मान लीजिए बीजेपी का विधायक कांग्रेस को और कांग्रेस का विधायक बीजेपी को वोट डालना चाहता है और वो वोट डाल देता है, डिस्क्लोज कर देता है और उसके बाद बैलेट बॉक्स में डाल देता है, तो पार्टी का ऑथराइज एजेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, इनवैलिड नहीं कर सकता। यह प्रक्रिया है जिसको समझने की जरूरत है। और इसी के साथ एक और प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो फैक्ट यह है कि इस इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन में जो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती, मान लीजिए कांग्रेस क्रॉस पार्टी लाइन क्रॉस वोटिंग होती है, बीजेपी का कांग्रेस को वोट डाल देता है, कांग्रेस का बीजेपी को डाल देता है, तो जो ऐसा क्रॉस वोटिंग करेंगे उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकेगा मेंबरशिप से, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है लागू नहीं होता राज्यसभा की वोटिंग में, ओपन बैलेट सिस्टम में। और सिर्फ इसीलिए एमएलए अपनी कॉन्शियस से भी वोट कर सकते हैं। पार्टी बाद में एक्सपेल कर दे वो अलग बात है, उससे वो पार्टी से बाहर हो जाएंगे और विधानसभा के अंदर अनअटैच्ड मेंबर की लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी जिसने अगेंस्ट वोट किया उसको डिस्क्वालीफाई करवा सकती है। यह है इसीलिए राज्यसभा के चुनाव में ऐसा
ऐसा कोई व्हिप जारी नहीं होता जिसमें कैंडिडेट का नाम लिखा हो। पार्टी अपने सिस्टम के मुताबिक वोट एंश्योर करने के लिए व्हिप जारी कर सकती है, लेकिन कैंडिडेट के नाम को लिख के नहीं, जैसा कि अभी कांग्रेस ने कर दिया है। वैसे अभी उसके बाद जो भाजपा वाला पक्ष है उन्होंने इसकी एक शिकायत इलेक्शन कमीशन के लिए बनाई हुई थी, लेकिन वो स्क्रूटनी में, जैसे मैंने आपको कल बताया था, वापस गई है। अब कल इसमें क्या अपडेट होती है, वैसे अगर शिकायत अभी आनी हो तो अब तक आ गई होती, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है रूल्स के मुताबिक उसकी जानकारी मैंने आपको दी। अगली अगर बात करें इसके बाद तो वो है बम्बर केस की अपडेट की, जो बिलासपुर में हुआ था, जिसमें 8 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। पुलिस उसमें अपना काम कर रही है, लेकिन आज जो वहां से बीजेपी के विधायक हैं त्रिलोक जम्वाल, वो मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि ये मामला पार्टियों का नहीं है, ये राजनीतिक मामला भी नहीं है। हम राजनीति में हिंसा को बिल्कुल समर्थन नहीं करते, जिन्होंने ये किया है वो निंदा करते हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, लेकिन ये पूरी तरह से झगड़ा 2 ठेकेदारों का आपस में है। और रेलवे के प्रोजेक्टों में जिनको पैसे वसूलने की आदत पड़ी है, ये उस कारण ये झगड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने एक आरोप ये लगाया कि इस डे को पर्टिकुलरली क्यों चूज किया गया कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं उनके द्वारा, वो इसलिए कि जेपी नड्डा बिलासपुर आए थे, 2 केंद्रीय मंत्री उनके साथ आए थे, एम्स में बड़ी सौगात उस दिन जेपी नड्डा ने दी थी, और इस दिन को खराब करने के लिए ये सारी चीजें की गई। और इसमें हालांकि पॉलिटिकल जो कोई भी इन्वॉल्वमेंट या पॉलिटिकल इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, और ना ही वो इस हिंसा के जो रास्ता है इसको अप्रूव करते हैं, ये कहा है त्रिलोक जम्वाल की तरफ से। इसके बाद अगली बात करें तो वो है सुधीर शर्मा की सिक्योरिटी की बात। देखिए, कल मामला सामने आ गया था कि उनकी सुपारी किसी कांग्रेस के नेता ने उस गैंग को दे दी जो पंजाब में ऑपरेट करती है कनाडा से। अब ये कितना सही है कितना झूठ है वो अभी सामने आना है। अगर शिकायत हुई है, उसके बाद उन्होंने पूछा भी पुलिस ने कि ऑफिशियल करें अनऑफिशियल करें, तो सुधीर शर्मा ने कहा है कि इंक्वायरी ऑफिशियल की जानी चाहिए ताकि बाद में पता भी लग जाए, और जो उनके पास इंफॉर्मेशन है वो भी वो साझा करने को तैयार हैं। उसके बाद इंक्वायरी एक तरह से शुरू हो गई है। उनके घर पे पुलिस ने, जो एसपी कांगड़ा ने गार्ड लगा दी है, क्यूआरटी की टीम लगाई गई है, साथ में इनकी जो मूवमेंट है उसकी जो मिनट्स हैं वो देने को कहा है ताकि पुलिस को भी इसकी जानकारी रहे। जैसे उन्होंने कल शिमला आना है विधानसभा के लिए, और इसीलिए जो पीएसओ हैं उनकी संख्या भी शायद बढ़ा रहे हैं। 2 पीएसओ इनके साथ अब अपॉइंट हो रहे हैं, और ये एक अपडेट है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां तक दूसरी बात इसके साथ है कि जो डीजीपी पे जो एसआईटी बनी है उसका क्या है। देखिए, जो निशांत शर्मा वाला केस था डीजीपी संजय कुंडू के खिलाफ, जिसमें हिमाचल हाई कोर्ट ने एसआईटी बनाकर इंक्वायरी करने को कहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया था। हालांकि एसआईटी थोड़ा लेट बनी है लेकिन बना दी गई है, और जो स्टेट सीआईडी में अभी जो संतोष पटियाल हैं आईजी, उनको ये जो एसआईटी है इसका जिम्मा दिया गया है। बाकी टीम में इनमें अभिषेक दुल्लर भी हैं, 1-2 लोग और भी हैं। और अभी क्योंकि कल से हाई कोर्ट खुल रहे हैं, वहां पे रिप्लाई भी देना है, तो ये स्टेटस रिपोर्ट देने से पहले एसआईटी का गठन हो गया है, और अपनी ये रिपोर्ट में इंक्वायरी संतोष पटियाल जी क्या करते हैं वो तो उसमें रिपोर्ट में ही दिखेगा, लेकिन जो नए एफिडेविट दायर होंगे उन पे जरूर नजर इस केस में अभी रहेगी। ये केस निशांत शर्मा वाला केस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट अभी और बाकी हैं। जहां तक बात है राजेंद्र राणा के ऐलान की, तो आज सुजानपुर में उनके मंडल अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम रखा था, और वो लोगों से ये जानना चाह रहे हैं कि उनका आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। अभी देखिए, उन्होंने आज कैटेगोरिकली सुजानपुर में ये कहा कि भाजपा में जाने का कोई विकल्प नहीं है, ना ही वो जाना चाहते हैं। ये एक तरह से जो भाजपा में जाना जूठन को खाने जैसा होगा, ये राजेंद्र राणा के शब्द थे। और इन्होंने ये कहा कि लेकिन मान सम्मान की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। अगर कोई ये समझे कि सुजानपुर के लोगों को कोई दबा देगा, कोई ऑप्रेस कर देगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ें मंत्री और वो बनने के बाद लोग गाड़ियां और घर देखते हैं, कोठियां देखते हैं, वो 20 साल पहले से राजेंद्र राणा देख रहे हैं, वो कोई उनके लिए नई बात नहीं है। लेकिन सुजानपुर के हित से कोई समझौता नहीं होगा। एक बात उन्होंने कही कि सुजानपुर के लोगों ने वीरभद्र सिंह की सरकार का कामकाज देखा है, उनका काम करने का तरीका देखा है, इसीलिए
इसलिए वो टाल मटोल जैसा रवैया जो है वो पसंद नहीं करते, और इसी कारण सुजानपुर के हित से कभी कोई समझौता नहीं होगा, ये उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा। साथ में एक लाइन ये भी कही कि आने वाले दिनों में वो जो भी स्टेप लेंगे वो सुजानपुर के हर व्यक्ति का हित सोच कर लेंगे, और जो उनको लगेगा कि ये उन लोगों के हित में है वो उसी तरह से ये अगला फैसला लेंगे। फैसला क्या होगा ये भविष्य बताएगा। जहां तक बात है 980 पोस्ट कोड में इंक्वायरी की, देखिए बहुत सारे जो बच्चे हैं या जिन युवाओं ने एग्जाम दिए हैं, जिनके एफआईआर में फंस गए हैं, उनको लेकर हमारे पास दो खबरें हैं। एक तो मैं अभी पोस्ट कोड 980 में कह देता हूं, उसके बाद आगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जो कमेटी है उसकी बात करेंगे। लेकिन 980 में विजिलेंस के कोई भी अधिकारी जो हैं वो अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अब आपको एक चीज समझनी है, 980 पोस्ट कोड में जो एफएसएल से रिपोर्ट आई थी, जहां वो रिपोर्टिंग वहां लेट हो गई थी क्योंकि वहां अधिकारियों के पद कई खाली थे। जब रिपोर्ट आई तो सबसे ज्यादा मोबाइल डाटा जो रिट्रीव हुआ, जो वहां पे केस प्रॉपर्टी गई थी, मोबाइल फोन या बाकी तरह की चीजों की एफएसएल में, तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 980 पोस्ट कोड का ही वहां से आया है डाटा। और तब भी विजिलेंस वालों ने कहा था कि हमें इस डाटा को वैलिडेट करने के लिए महीने से ज्यादा का समय चाहिए, और वो उसको वैलिडेट कर रहे हैं। बेसिकली विजिलेंस के पास स्टाफ की दिक्कत रहती है, इसीलिए कभी किसी और जिले के एक एसपी को कुछ और इंक्वायरी दी है, दूसरे एएसपी को दूसरी इंक्वायरी दी है दूसरे जिला के, तो इनके इंक्वायरी अफसर कई जिलों के बीच में उलझे हुए हैं। उनको उस जिला का काम भी देखना है, साथ में इंक्वायरी भी देखनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजिलेंस के सारे इंक्वायरी अफसर अभी बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखते हुए ये कह रहे हैं कि 29 तक, जब तक विधानसभा का सेशन है, उसके बाद ही वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे पाएंगे। अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है इंक्वायरी के फ्रंट पे और जो चार्जशीट दायर हो रही हैं उनके फ्रंट पे। लेकिन 980 पोस्ट कोड में जो डाटा रिट्रीव हुआ है उसमें ये जरूर लाइकली है कि इससे जो डाटा मिला है वो कोई और पोस्ट कोड जो है इस इंक्वायरी के बीच में आ सकता है। ये जरूर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगली बात अगर करें तो जेबीटी और शास्त्री की नियुक्ति है, और ये भी हम पॉइंट आज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत से हमारे व्यूअर इस बारे में जानकारी चाह रहे थे कि बेसिकली उनको नौकरी मिलनी भी है या नहीं। अब देखिए टीजीटी को लेकर जो 800 के आसपास जो लिस्ट है वो पोस्टिंग स्टेशन के साथ बन चुकी है। उसमें सिर्फ राज्य सरकार अगर हाँ कह दे तो आज भी नियुक्तियां मिल सकती हैं, लेकिन उसको होल्ड किया गया है। दूसरी तरफ जेबीटी और शास्त्री को लेकर जो हाई कोर्ट ने एक शर्त लगा रखी है आरएनपी रूल के विवाद में कि विदाउट द लीव ऑफ दिस कोर्ट ये पोस्टिंग नहीं होगी। तो कल से हाई कोर्ट खुल रहा है, जो सिविल मिसलेनियस पिटीशन है वो दायर हो रही है, और कल होगी परसों होगी ये तो पता चलेगा। लेकिन शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि उन्होंने एडवोकेट जनरल को कह दिया है कि जैसे ही कोर्ट खुले ये पिटीशन दायर कर दी जाए ताकि रिजल्ट डिक्लेयर करने में ज्यादा जो देरी ना हो। और अब ये एक अपडेट है। दूसरा अपडेट ये है कि मान लीजिए हाई कोर्ट मान भी गया तो राज्य सरकार कब एग्री होगी, ये दूसरा पक्ष है। 29 को विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद, क्योंकि सरकार के भीतर भी ये डिस्कशन चल रही है, मंत्री हैं, विधायक हैं या लोग हैं जिनके माध्यम से, एमएलएस के माध्यम से प्रेशर पड़ रहा है कि अपॉइंटमेंट जल्दी दो, तो हो सकता है राज्य सरकार भी ये विचार करे कि अभी अप्रूवल दे देते हैं और जो ज्वाइनिंग है वो 1 अप्रैल की किसी डेट को होगी। अगर आप रिजल्ट निकाल दें और जो अपॉइंटमेंट की डेट है उसी रिजल्ट में बता दें कि जो अपॉइंटमेंट है कि ये कैंडिडेट जो है वो 1 अप्रैल या जब भी उन्होंने देनी है उस वक्त दें, क्योंकि कोड लगने का खतरा है। अब बीच में कौन सा रास्ता निकलता है उसको लेकर तभी चीजें पता चलेंगी जब इस बारे में कोई डिसीजन हो जाएगा। लेकिन हम आपको ये जरूर अश्योर कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय और जो शिक्षा मंत्री हैं या जो बाकी विधायक हैं उनके बीच में डिस्कशन जरूर है, और इस डिस्कशन में कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा। अगली बात है इसके बाद सीबीटी के टेंडर और जो ओटीए एग्जाम की डेट की। देखिए ओटीए का जो एग्जाम है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का, इसमें 162 पद भरे जाने हैं। टोटल एप्लीकेंट 1848 थे, और इसको इसलिए सीबीटी के लिए चुना गया क्योंकि कम थे इसमें और सबको एक ही बार में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेना पॉसिबल था। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात आपको ध्यान रखने की यह है कि जो एडसिल को यह काम दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ
पायलट बेस पे दिया गया है, ये परमानेंट एजेंसी नहीं है। दूसरी बात यह कि इसमें से बड़े सारे जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो गए हैं, वो वेबसाइट पे हैं राज्य चयन आयोग की, और उसमें 4 मार्च तक जो है उसमें ऑब्जेक्शंस जो अगर किसी के पास हैं तो वो दे सकते हैं, और इसी ऑब्जेक्शन के कारण जो है चीज़ें आपके सामने ये आ जाएंगी कि कितने फिर बचेंगे टेस्ट देने के लिए। तो एक तो ओटीए हो गया, ये 30 मार्च को एग्जाम होगा। दूसरी बात यह है कि जो इनके चेयरमैन हैं राज्य चयन आयोग के डॉक्टर राजकृष्ण पृथ्वी, उन्होंने बताया है कि परमानेंट एजेंसी हायर करने के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया है, अगले हफ्ते ये जारी हो रहा है, और जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वो भी विद इन अ वीक नोटिफाई हो जाएंगे। तो टेंडर करना है फिर कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए कौन एजेंसी सरकार हायर करेगी, उसको अपने रेट कोट करने हैं और अपना एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए, और फिर उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से ही सारे टेस्ट होंगे। तो ये दूसरी अपडेट है। आखिरी मन की बात अगर मैं बात करूं तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों के साथ मन की बात की है। 110वां ये एपिसोड था, उसमें बहुत सारी चीजें कही, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि ये आखिरी लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी मन की बात है, और अगले 3 महीने वो मन की बात में अब नहीं आएंगे, क्योंकि वो इसमें हालांकि मन की बात में कोई सरकारी चीजें नहीं होती, लेकिन जो भारत निर्वाचन आयोग है उनके नियमों के अनुसार जो है वो खुद ही मन की बात वो नहीं करेंगे, और अगले 3 महीने ये कार्यक्रम नहीं होगा। और 111वां जो उन्होंने ये वादा किया है कि 111वां एडिशन जो है मन की बात का वो इलेक्शन के बाद आएगा, 3 महीने के बाद। ये तो चलो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस आप जो भी कह लीजिए, लेकिन मन की बात का ये आखिरी था। और इसमें संकेत क्या है? अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये वाला मन की बात आखिरी था, तो अगले संडे जो है, मतलब अगले संडे से फिर कोड ऑफ कंडक्ट लगने का भी संभावना है। अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं जो कि 25 को, तो 3 मार्च को जो आगे संडे आ रहा है उसको अब मन की बात नहीं आएगा। तो मतलब ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट का चांस है लगने का, कब लगेगा वो पता नहीं, लेकिन लगे चाहे ना लगे, लेकिन 4 मार्च को मन की बात फिर नहीं होगा। अगली अगर इसके बाद बात करें तो वो है पेंडिंग रिजल्ट की सब कमेटी मीटिंग, जिसके बारे में बहुत सारे जो युवा साथी हैं जिनके मामले FIR में फंसे हैं उनको इंतजार है। देखिए, मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ एक दुर्घटना हो गई, उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया। उससे पहले उनको उसी दिन कैबिनेट सब कमेटी दी गई थी जिस दिन ये इंसिडेंट भी हुआ, कैबिनेट की मीटिंग भी हुई। लेकिन अब आप देखिए इसमें बड़ी बात क्या है कि अब उलझ इसलिए गए थे कि 3 कैबिनेट सब कमेटियां बनी। 2 जो कैबिनेट सब कमेटियां हैं वो एक है जो एक्स्ट्रा लैंड दी गई है इंडस्ट्री को, टूरिज्म में उसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, वो राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में उसको 3 महीने का वक्त दिया गया। दूसरी बनाई गई पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में, जिसमें सरकारी बिल्डिंगें जो खाली पड़ी हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है, उसको भी 3 महीने का टाइम दिया गया। तीसरी GAD से नोटिफाई हुई मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री हैं, विक्रमादित्य सिंह भी उसमें हैं, और उस नोटिफिकेशन में कोई टाइमलाइन नहीं है, 3 महीने भी नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा था कि जब ये कमेटी बनी थी कि मैं 15 दिन में इसको निपटाने की कोशिश करूंगा पूरे मामले को, लेकिन जब नोटिफिकेशन आई तो उसमें 3 महीने नहीं है। इसका मतलब कि उसको 3 महीने नहीं दिए थे, उसको जल्दी काम करने को सरकार ने कहा था। लेकिन बीच में उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया। कल श्रद्धांजलि सभा हुई है, आप सब लोगों ने देखी है ऑनलाइन भी, और क्या माहौल है, क्या स्थिति है, आप सब देख सकते हैं। इस सब के बावजूद मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि वो 27 को वोटिंग के लिए शिमला आ रहे हैं। 26 को कल जो डिनर है MLAs का, उसमें वो शामिल नहीं होंगे। 27 को वो वोटिंग के लिए शिमला आएंगे, और 27 से 29 के बीच में 3 दिन विधानसभा का सत्र जो है वो अटेंड करने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत से रिचुअल्स इस डेथ के बाद अभी हरोली में जाके वापस उन्होंने अपने गांव में करने हैं, और जो शेड्यूल दिया है उसके मुताबिक अभी उनको वहां बहुत टाइम लगेगा इन रिचुअल्स को करने में। लेकिन जो बीच में आ रहे हैं वोट के लिए, उसके इसी दौरान 27 से 29 के दौरान उन्होंने कहा है कि वो कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग करना चाहते हैं, ताकि एटलीस्ट जो लीगल चीजें इसमें डॉक्यूमेंट या जो लीगल चीजें ली जानी है लीगल डिपार्टमेंट से, कार्मिक विभाग से, लॉ से जो डिस्कशन होनी है या जांच एजेंसी विजिलेंस से, वो ये मीटिंग करके एटलीस्ट ये फ्रेमवर्क एक बना लें कि ताकि वो रिप्लाई दे सकें, और रिप्लाई देने के बाद वो इस सारे कार्यक्रम, इस सारे
उसको फिर आगे बढ़ाने में उनको जो ज़्यादा टाइम ना लगे। और इसीलिए इस बार जब ये शिमला आ रहे हैं तो इस चीज़ को जो है स्पेशली जो कैबिनेट सब कमेटी की एक मीटिंग को करने की कोशिश के लिए कहा है। जैसे ही इसका शेड्यूल आएगा हम शेड्यूल ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। और ये इनकी सेंसिटिविटी को भी, सरकार की और उप मुख्यमंत्री की जो सेंसिटिविटी है उसको भी दर्शाता है कि किस तरह से ये चीज़ों को देख रहे हैं। और ये सारा इंसिडेंट के बाद भी जो कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग है उसको करने जा रहे हैं। इसके बाद अगली बात करें अगर, तो जो अगला मामला भी हमारे सामने है उसके अनुसार जो कैबिनेट एजेंडा है उसकी बात कर लेते हैं। 28 को कैबिनेट की बैठक है। वैसे इस बार जो एजेंडा है वो लोकसभा चुनाव से रिलेटेड ज़्यादा होगा। विधानसभा की जो सेशन है इससे रिलेटेड ज़्यादा काम नहीं है। वजह यह है कि अगर 28 तारीख को कोई बिल भी अगर लाना है तो उसको 29 को एक दिन में रखना और एक दिन में पारित करना पॉसिबल नहीं है। एमएलएस को एटलीस्ट एक दिन चाहिए होता है सारी चीज़ों को लेकर करने के लिए, तो वो उसमें नहीं होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के दिमाग में जो चीज़ें होंगी, जो घोषणाएं होंगी, जिनको करना है, कैबिनेट से करवाना है, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। आबकारी नीति को लेकर भी इसमें फैसले हो सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद फिर सरकार अगले साल की पॉलिसी पे डिसीजन जो है वो ज़्यादातर उसमें कई तरह की बंदिशें रहती हैं। इसीलिए जो आबकारी नीति है उसको लेकर भी फैसला हो सकता है। और बाकी जैसे ही कुछ एजेंडा फाइनल होंगे उनकी जानकारी हम आपको उसी के साथ ऐड करेंगे। नोटिफिकेशन जो मुख्यमंत्री के बजट की हैं, क्योंकि 28 को ही कैबिनेट भी जो बजट है पारित हो जाएगा। जिस तरह से डीए की, लीव एनकैशमेंट ग्रेचुइटी और एरियर की घोषणा बजट में की गई है, अगर उसको नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक में करनी होगी मार्च के, तो कैबिनेट से भी इसमें डिस्कस हो सकती हैं चीज़ें। हालांकि वो मुख्यमंत्री के सिग्नेचर से बाद में भी पॉसिबल है। डीए की बात करें तो भारत सरकार अपने कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले कहा जा रहा था कि दिवाली से पहले 4% डीए देंगे, लेकिन कोड लगा होगा, इसीलिए कोड लगने से पहले ही अनाउंसमेंट हो जाएगी 4% डीए की। हिमाचल में 12% पेंडिंग है, 3 किश्तें, 4% और ऐड करेंगे तो ये 16% हो जाएगा, 4 किश्तें हो जाएंगी। और हमारे वाला कब लागू होगा जो 4%, अगर उसको भी देंगे तब भी 12% फिर से एरियर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार क्योंकि टाइम पे ये चीज़ें कर देती है तो वो ये घोषणा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने आज एक बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा जो बजट में अनाउंस किया था उसको कर दिया। महिलाओं को 1500 की गारंटी जो कांग्रेस ने दी थी उसको उसका पहला चरण लागू हो गया है और इसका नाम भी चेंज हो गया, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना। प्यारी बहना से आपको मध्य प्रदेश की स्कीम की भी एक याद आ रही होगी, क्योंकि उसको लेकर भी सारी चीज़ों को लेकर बात आगे उस वक्त चुनाव में हुई थी। लेकिन हिमाचल में जो स्कीम है, मुख्यमंत्री ने जो आज केलोंग से जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च की, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना, हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे और वो मिलेंगे 2,42,000 महिलाओं को। इसमें से 2,37,000 महिलाएं हैं जिनको ऑलरेडी 1100 रुपए की पेंशन मिल रही है। ये जो पेंशन है इसमें अब 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा 1 फरवरी 2024 से। और जो बाकी हैं 2,42,000 में 5,00,000 के आसपास, वो हैं लाहौल स्पीति की महिलाएं 18 साल से ऊपर वाली। और बाकी जो चरण है ये फर्स्ट फेज अभी लागू हुआ है और इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लागू करना है, क्योंकि जो चीज़ें हैं बाकी उन्होंने बजट में जो कहा था उनको गिनाया है। साथ में लाहौल स्पीति के लिए जो हैं 18 वर्ष से अधिक आयु वाली सभी महिलाओं को 1500 रुपये की पेंशन दी जाएगी। लाहौल स्पीति की महिलाओं को ऐसा कहा है। उदयपुर में बीडीओ कार्यालय, दारचा में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और केलोंग में सीवरेज स्कीम और पानी की निकासी की योजना को शुरू करने का अनाउंसमेंट की है। तिंदी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मडग्राम में पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी खोलने का ऐलान भी किया है। और इस तरह की कई तरह की घोषणाएं आज केलोंग में, जहां -डिग्री का टेम्परेचर था, वहां पे सीएम ने की हैं। और साथ में एक बात ये भी है कि जो अब सारी एक्टिविटी है, कल से जो विधानसभा का बजट सत्र का आखिरी हिस्सा है वो शुरू हो रहा है। और ये जो आखिरी हिस्सा है कल बजट के कटौती प्रस्तावों से शुरू हो रहा है। उसके अगले दिन राज्यसभा चुनाव है और राज्यसभा चुनाव के बाद फिर बजट पारित होगा और आखिरी दिन प्राइवेट मेंबर डे है। तो ये सारी एक्टिविटी आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। आपकी कोई कमेंट्स हैं तो इसी लाइव में ज़रूर डालें ताकि हम इसका रिप्लाई आपके साथ बाद में वापस ला सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।